गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। बीएससी थर्ड ईयर की जो सीरीज है उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी की यूनिट हमारे चल रही है। एम्ब्रियोलॉजी यूनिट के अंतर्गत आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र की बात करेंगे। स्तनधारी प्राणियों के प्राइमेट्स की जो मादाएं हैं उन मादाओं में रज चक्र पाया जाता है जो जनन चक्र कहलाता है। मादा में रज चक्र प्रति 28 दिन से संपन्न होता है, जिसके दौरान प्रत्येक अंडाशय एकांतर क्रम में ओव्यूलेशन की क्रियाएं करता है। रज चक्र को निम्न 4 प्रावस्थाओं में हम विभक्त कर सकते हैं। पहली प्रावस्था है उसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। यह प्रावस्था अंडोत्सर्ग से पूर्व की प्रावस्था होती है जो रजस्राव के 1 से 13 दिन तक चलती है। इस प्रावस्था के दौरान अंडाशय के कोर्टेक्स प्रदेश से 8 से 10 oogonia निकलकर आगे की ओर गति करते हैं एवं इनमें से एक oogonia वृद्धि करता हुआ वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करता है एवं प्राइमरी oocyte का निर्माण करता है। यह प्राइमरी oocyte परिपक्व विभाजन फर्स्ट द्वारा छोटी कोशिका पोलर बॉडी एवं बड़ी कोशिका सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है। तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक तो पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्रवेश कर जाता है। सेकेंडरी oocyte स्वयं अपने चारों ओर प्राथमिक अंडावरण के रूप में जोना पेलुसिडा का निर्माण करता है। तो सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो प्रथम आवरण बनता है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके चारों ओर पुट्ट कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं और गुच्छनुमा संरचना का निर्माण करती है। इस प्रकार फॉलिकल सेल्स एवं सेकेंडरी oocyte के मध्य एक गुहा का निर्माण हो जाता है जो एट्रियम गुहा कहलाती है। एट्रियम गुहा में एट्रियम द्रव्य भरा होता है जिसकी मात्रा निरंतर बढ़ती रहती है। कुछ पुट्ट कोशिकाएं जोना पेलुसिडा के बाहर स्थापित होकर द्वितीयक अंडावरण का निर्माण करती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो प्रथम जो प्राथमिक अंडावरण जोना पेलुसिडा कहलाता है और द्वितीयक जो अंडावरण है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इस प्रकार बनी संरचना जिसमें सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा एवं फॉलिकल सेल्स एट्रियम सहित पाई जाती है, यह ग्राफियन फॉलिकल कहलाती है। चूँकि ग्राफियन ने से सबसे पहले इसको खोजा था इसलिए उनके सम्मान में ग्राफियन फॉलिकल इसे कहते हैं। यह ग्राफियन फॉलिकल 13वें दिन से अंडाशय की दीवार के पास आ जाता है। अंडोत्सर्ग पूर्व प्रावस्था के दौरान अंडाशय में एस्ट्रोजन एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मान निरंतर बढ़ता जाता है। 2 हार्मोन का यहाँ पर जो मान होगा वो निरंतर बढ़ता जाएगा। पहला होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से यूट्रस की एंडोमेट्रियम में स्थित स्ट्रेटम बेसिलस एक अन्य स्तर स्ट्रेटम फंक्शनलिस का निर्माण करती है जिसकी मोटाई निरंतर 13वें दिन तक बढ़ती जाती है एवं 13वें दिन पर जाकर स्थिर हो जाती है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस में संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिकाएं, पेशी तंतु, वसा उत्तक, ब्लड कैपिलरीज आदि पाई जाती है। सेकेंड फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है या इसे अंडोत्सर्ग काल कहते हैं। यह 14वें दिन अंडाशय में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मान बढ़ जाता है एवं एस्ट्रोजन का मान गिरता है, अर्थात FSH और LH का मान यहाँ पर FSH और LH का मान चुप हो जा, कैसे नहीं गिर पाएंगे। चुप हो जा, बोलना मत तो अभी से बोलना। पाँच मिनट थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। 5 मिनट। ओके।
14वें दिन यहाँ पर FSH एवं LH का मान बढ़ता है एवं एस्ट्रोजन का मान गिरता है। इन विभिन्न प्रकार के हार्मोन परिवर्तनों के कारण एट्रियम में एट्रियल फ्लूइड का दाब अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे ग्राफियन पुटक के फट जाने से अंडा ग्राफियन पुटक के बाहर निकलकर सीलोम में आ जाता है एवं सीलोमिक अंडे का निर्माण करता है, जिसे फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी कीप में डाल दिया जाता है। पीछे रही फोलिकल कोशिकाओं में रक्त का थक्का बन जाने से कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो जैसे ही ग्राफियन फोलिकल से ओव्यूलेशन की क्रिया होती है तो पीछे बची हुई जो फोलिकल सेल्स है उनमें रक्त का थक्का बन जाता है। इस संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ओव्यूलेशन की क्रिया निश्चित 14वें दिन होती है। तीसरी जो प्रावस्था है यह अंडोत्सर्ग पश्चकाल कहलाती है। चौदहवें दिन ओव्यूलेशन के बाद अंडवाहिनी कीप में आया हुआ अंडा फेलोपियन नलिका से निकलकर फेलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में पहुंचता है एवं अंडाशय में बना कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाए रखने में सहायक होता है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाए रखने में सहायक होने के कारण से प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फेलोपियन नलिका में आए अंडे को शुक्राणु मिलने की स्थिति में इसका निषेचन फेलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में हो जाता है एवं निषेचन के फलस्वरूप शुक्राणु और अंडाणु जाइगोट का निर्माण करने के बाद यहाँ पर विदलन की क्रिया या क्लीवेज की क्रिया शुरू होती है। विदलन की क्रिया संपन्न होने से फेलोपियन नलिका में 16 कोशिकीय मोरुला का निर्माण होता है। यह मोरुला 7वें दिन गर्भाशय में प्रवेश कर 8वें दिन ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है एवं इसके फलस्वरूप 8वें दिन ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रेटम फंक्शनलिस में धंसकर इम्प्लांटेशन की क्रिया करती है। इम्प्लांटेशन हो जाने पर हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक पहुंचता है, जिससे हाइपोथैलेमस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का स्रावण करती है एवं पिट्यूटरी इसके प्रभाव से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का संदमन एवं LH का निष्कासन करती है। FSH के संदमन से आगे के oogonia का निकलना बंद हो जाता है एवं LH के अधिक स्राव से कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कार्पस ल्यूटियम को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, तो उसका नाम है LH। कार्पस ल्यूटियम को LH जब मेंटेन करता है इसी समय प्रोजेस्टेरोन का अधिक सीक्रेशन होता है और यह प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। अतः प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है। 14वें दिन अंडा अंडवाहिनी में पहुंचता है, लेकिन 14 से 18 दिन के मध्य अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलने की स्थिति में इम्प्लांटेशन की क्रिया नहीं होती एवं हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक पहुंचता है, जिससे हाइपोथैलेमस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग का निष्कासन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर का निष्कासन करता है, जिसके फलस्वरूप पीयूष ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव बढ़ाती है एवं oogonia वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाता है। LHIF के कारण LH का संदमन हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होते हुए कार्पस एल्बिगेंस का निर्माण करता है एवं कार्पस एल्बिगेंस धीरे धीरे समाप्त होते हुए 28वें दिन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कार्पस एल्बिगेंस के निर्माण के बाद प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम होते हुए बंद हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्ट्रेटम बेसिलस से अलग होने लगती है एवं इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू उपकला ऊतक पेशी तंत्रिका कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज टूटकर अलग हो जाती है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस से अलग हो जाने के कारण इसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है
लास्ट जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। 28वें दिन ब्लड कैपिलरीज के फटने से मुक्त हुए रक्त के साथ अंडे सहित उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, वसा उत्तक, पेशी कोशिकाएं, फॉरेन पार्टिकल्स आदि रक्त के साथ शरीर से निष्कासित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया 3 से 5 दिन तक चलती है। प्राइमेट्स प्राणियों में जनन चक्र के दौरान रज्जु चक्र पाया जाता है। प्रथम बार रज्जु चक्र का होना मेनार्क कहलाता है, जो 11 से 13 वर्ष की आयु में संपन्न होता है। रज्जु चक्र का समाप्त होना मेनोपॉज कहलाता है। वर्तमान में मेनोपॉज की जो आयु है वो 40 से 45 वर्ष होती है। मेनोपॉज के कारण हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने से कई असामान्यताएं आ जाती है, जिससे महिलाओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मैमल्स को छोड़कर अन्य प्राणियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्थान पर एस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र पाया जाता है। सभी स्तनधारियों में प्रजनन काल के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है एवं इसके क्लाइमेक्स पर LH व FSH का स्तर अधिक होता है, जिसके कारण जो है कोपुलेशन की क्रिया होती है। कोपुलेशन होने पर FSH व LH के उच्च स्तर के कारण ओव्यूलेशन की क्रिया संपन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार का ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, प्रेरित ओव्यूलेशन कहलाते हैं और इस प्रकार के प्राणी इंड्यूस्ड ओविपोजिटर कहलाते हैं। जबकि प्राइमेट्स में प्रति 28 दिन से ओव्यूलेशन होता है, अतः ऐसा ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन या स्वतः अंडोत्सर्ग कहलाता है एवं प्राणी स्वतः अंडोत्सर्गी कहलाते हैं। रज्जु चक्र के दौरान मादा शरीर से जो oogonia निकलते हैं ये सेकेंडरी oocyte होते हैं। ओव्यूलेशन के समय अंडाशय से सेकेंडरी oocyte बाहर निकाला जाता है। निषेचन होने की स्थिति में सेकेंडरी oocyte से अंडाणु का निर्माण सेकेंडरी द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पूर्ण होने से होता है। अंडाणु क्या होता है कि अंडाणु को ऊटिड या ओव्यूम भी कहते हैं और अगुणित मादा जनन कोशिका जो है ये अंडाणु कहलाती है। अंडा और अंडावरण इन दोनों के मिलने से जो है एक का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ विशेष प्रकार के टिप्स दिए गए हैं, जिसमें आपको ये याद रखना है कि अंडाशय से अंडाणु का मुक्त होना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन के समय जो मुक्त होता है ये सेकेंडरी oocyte होता है और जंतु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं अंडोत्सर्ग के आधार पर, स्वतः अंडोत्सर्गी और प्रेरित अंडोत्सर्गी। शुक्र जनन और अंड जनन में समानताएं क्या है कि दोनों ही क्रियाएं जंतुओं में जनन उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं द्वारा आरंभ होती है। दोनों ही क्रियाओं में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। गुणन प्रावस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन होते हैं व इससे द्विगुणित युग्मक जननी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, oogenesis ओवरी में संपन्न होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जीवन पर्यंत, जबकि oogenesis निश्चित आयु तक पाया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, जबकि oogenesis में oogonia का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कम अंतराल की होती है, oogenesis लंबे अंतराल की होती है। वृद्धि प्रावस्था स्पर्मेटोजेनेसिस की कम होती है, जबकि oogenesis की अधिक होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का वृद्धि प्रावस्था के बाद में निर्माण होता है। oogenesis में वृद्धि प्रावस्था के पश्चात oocyte, प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि ओव्यूम जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट इससे आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।